चलिए हम भी शुरुआत करते हैं योर स्टॉक की, और एक ऐसा शो जहां पर अगले 1 घंटे हमारा फोकस होगा आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों पर, जिनके समाधान हमारे एक्सपर्ट आपको देंगे। इस शो में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि जो नंबर आपकी स्क्रीन पे इस वक्त फ्लैश हो रहे हैं वहां अपने सवाल छोड़ देने हैं। 9167329108 इस नंबर पर अपने सवाल आप SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं। और स्टॉक का नाम डालिएगा, किस भाव पे खरीदा है, कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं, क्योंकि उसी के बिना पर हमारे एक्सपर्ट आपकी सहायता कर पाएंगे और आपको सलाह भी दे पाएंगे। आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के हरीश जुजारे पृथ्वी फिनमार्ट के जुड़ गए हैं। और हरीश जी, आपका स्वागत है इस पेशकश में। और दर्शकों के सवालों की ओर भी हम रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले बाजार में, क्योंकि आज कमजोरी का एक आलम है, एक चेक ले लेते हैं फिलहाल के स्तर कैसे कामकाज पर हमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो निफ्टी आप देख सकते हैं फिलहाल लगभग 0.5% नीचे। बैंक निफ्टी में गिरावट ज़्यादा है 1% के आसपास टूटता हुआ। वहीं अगर हम ब्रॉडर इंडिसेस देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप में भी हम देख रहे हैं 1-1.25% की गिरावट के साथ जो है आज के सत्र में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल इंडेक्स वाइज अगर हम देखें तो कमोबेश सभी कुछ लाल निशान में है, एक्सेप्ट फॉर FMCG जहां पर हम 1/4% तक की तेज़ी फिलहाल इंडेक्स वाइज देख रहे हैं। अदरवाइज सभी में हम देख रहे हैं गिरावट है। फार्मा हेल्थ केयर लगभग 1 से 1.5%, डिफेंस क्षेत्र भी अगर आप देखिए तो लगभग 1.5% टूटता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। उसके बाद रियलिटी मेटल्स में भी आज के सत्र में कमजोरी है। इतना ही नहीं, PSU बैंक का एक पूरा खेमा भी हम देख रहे हैं कि आज कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहा है और कमजोरी लगभग 1% के आसपास तक फैलती हुई। बेहद कमजोर मार्केट ब्रेथ भी है, 641 एडवांसेस और 1986 हमें डिक्लाइंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो फिलहाल लूजर्स में टॉप कर रहे हैं उसमें श्रीराम फाइनेंस लगभग 2.5% नीचे। निफ्टी के टॉप लूजर्स में सन फार्मा लगभग 2.5%, डॉक्टर रेड्डीज, कोल इंडिया, ट्रेंड, HDFC बैंक सब में हम देख रहे हैं कि 1% के पार की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। आयशर, नेस्ले, हीरो मोटो, HUL, बजाज ऑटो, इन सब काउंटर्स में हम देख रहे हैं लगभग आधे से 1.5% तक की तेजी फिलहाल के सत्र में खरीदारी का एक मोड इनमें दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए हरीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनसे अब समझते हैं कि बाजार की इस चाल को कैसे समझा जाए। उतार चढ़ाव काफ़ी एक्सपेक्टेड है कंसिडरिंग कि सबकी नज़र अब टैरिफ पर है और उसके ऐलान को लेकर है। लेकिन अब ये बताइएगा 24,790 के आसपास बाजार हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है। आज की क्लोजिंग के लिए अहम स्तर क्या होगा? छोटा हफ्ता है, कल छुट्टी भी है और अब हम जब खुलेंगे गुरुवार को तो एक इम्पैक्ट हमें दिखाई देगा जो कल शाम को निकल कर आएगा ऐलान के तौर पे। वेरी गुड मॉर्निंग कविता जी। बिल्कुल, आप पहले आपको और सारे व्यूवर्स को गणेश चतुर्थी के शुभकामनाएं। और जिस तरीके से बिल्कुल हमने आज मार्केट में फिर से एक बार US टैरिफ की चलते हुए एक सेल ऑफ देखने मिल रहा है। मार्केट में देखा जाए तो जो सपोर्ट्स बन के रहे थे इतने दिन तक 24,850 उसके नीचे फिसल गए निफ्टी आज के लिए। तो आज का लो जो है 20 DMA के पास आके सपोर्ट लिया है निफ्टी। मुझे देखना चाहिए कि आज ये होल्ड करता है या नहीं होल्ड करता है, क्योंकि 24,750 एक इमीडिएट सपोर्ट बन के रहेगा 20 DMA का। उसके नीचे फिसल रहा है तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है निफ्टी में, जो कि जो प्रीवियस वीक का मंडे का गैप पोर्शन था वो फिल कर सकता है। 100 डे का मूविंग एवरेज के भी आसपास सपोर्ट्स वहीं पे आसपास आ रहा है, जो कि 24,650 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि मोटा मोटा थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है अगर 24,750 का लेवल टूटता है तो। और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जो रेजिस्टेंस कल का जो सपोर्ट था वही रेजिस्टेंस अभी बन के रहेगा, जो कि 24,850 अब रेजिस्टेंस बन के रहेगा इंट्राडे के लिए। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, देखिए बैंक निफ्टी बिल्कुल एक वीकनेस नजर आ रहा है। और अगर देखा है तो आज का लो है सितंबर 2000 का हाई जो था प्रिसाइजली वहीं पे आके स्टॉक निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स अभी ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 54,500 के आसपास सपोर्ट है। अगर इसके नीचे फिसलता है तो और एक वीकनेस देखने मिल सकता है, जो कि 54,000 तक भी नीचे के लेवल्स नीचे सपोर्ट बन रहे। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा वीकनेस ज्यादा है, तो सपोर्ट्स क्रूशियल सपोर्ट्स के आसपास बोल सकते हैं बैंक निफ्टी, जो कि 54,500 है। उसके नीचे मुझे लग रहा है कि 54,000 का लेवल देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो ये था बाजार पे नजरिया, लेकिन बढ़ते हैं आगे अपने खास सेगमेंट की ओर। विक्रम सोलर की लिस्टिंग हो चुकी है। लिस्टिंग के बाद अब कंपनी की आगे की क्या योजनाएं हैं, निवेशकों को क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विक्रम सोलर का टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहा है। मुझे खुशी हो रही है इस चर्चा में शामिल करते हुए ज्ञानेश चौधरी जी को, जो कि CMD हैं विक्रम सोलर से, रंजन जिंदल साहब हैं जो कि CFO हैं विक्रम सोलर के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और
सबसे पहले बधाई हो लिस्टिंग की, एक बड़ा पड़ाव होता है और किसी भी कंपनी के लिए। और हमें बताइए कि ज़रा अपना जो आपका पूरा प्लान है इस पूरे लिस्टिंग पूरे आईपीओ को आगे यूटिलाइज करने का, अपने कारोबार को आगे ले जाने का, वो किस तरह का है। ज्ञानेश जी, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे। हमारे आईपीओ प्रोसीड्स यूटिलाइज होंगे दो माध्यम से। द फर्स्ट वन इज सोलर मॉड्यूल का प्लांट लग रहा है 6 गीगावाट का इन तमिलनाडु, एंड 3 गीगावाट सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑल्सो इन द सेम लोकेशन. That's how we will be utilizing the proceeds. यानी ये बताइएगा, कंपनी के फाइनेंशियल्स की ओर अगर हम बात करें तो किस तरह से जो फंड्स मिलेंगे आपको उनका इस्तेमाल किया जाएगा। बैकवर्ड इंटीग्रेशन सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल यहाँ फंड्स पर कैसे होगा, और इसके साथ साथ मार्जिन्स अगर हम देखें तो, क्योंकि हमें पिछले वित्त वर्ष में थोड़ा सा स्लिप इनमें दिखाई दिया था, अब किस तरह से आपको लग रहा है कि ये बेहतर होंगे और दूसरों के मुकाबले बेटर होंगे। FY25 में हमने 14.3 का एबिटा मार्जिन देखा, एंड आगे चल के जैसा आपने बताया सेल लाने से हमें DCR मार्केट पे टैप करने का मौका मिलेगा। मतलब आज की डेट में मार्केट में DCR मार्केट में थोड़ा प्रीमियम है, इसीलिए आपको एबिटा मार्जिन में थोड़ा गैप दिख रहा है, बट गोइंग फॉरवर्ड ये स्टेबलाइज हो जाएगा, एंड विथ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट भी मिलेगा, सो उससे मार्जिन आगे बढ़ने की संभावना पूरी है। जी, काफ़ी बेहतर। ज्ञानेश जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूँगा। अगर हम आगे के आउटलुक को समझना चाहें तो आपका प्लान जो है वो अपनी क्षमता को 4.5 गीगावाट से 20.5 गीगावाट को FY27 तक ले जाने का है। तो बताइए कि किस तरह की पाइपलाइन है इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए। So cumulatively इस फिस्कल में हमारी कैपेसिटी एंड ऑफ द ईयर हो जाएगी 15.5 गीगावाट, और अगले साल एग्जिस्टिंग प्लांट में एडिशनल कैपेसिटी और कुछ नए एक्सपेंशन मिला के 20 गीगावाट तक होने की संभावना है। इसमें एडिशनली 12 गीगावाट सेल प्लांट भी आ रहा है, जिसमें से 3 गीगावाट इज अ पार्ट ऑफ द आईपीओ प्रोसीड्स। रंजन जी, आप बता सकते हैं कि किस तरह से पूरे टाइमलाइन का अगर हम ब्रेकडाउन समझे तो कैपेक यूटिलाइजेशन किस तरह से आगे बढ़ेगी, और ख़ासतौर से जो नई फैसिलिटी है तमिलनाडु में वहाँ किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो जैसा बताया हमने, आईपीओ का जो प्रोजेक्ट है वो 6 गीगावाट का मॉड्यूल है और 3 गीगावाट का सेल है। इसका कैपेक्स 3100 करोड़ रुपए पे है, जो हमें पार्ट ऑफ इक्विटी एंड पार्ट ऑफ डेट से फिनेंसिंग होगी। डेट का क्लोजर भी हो गया है, और 6 गीगावाट का मॉड्यूल हम मार्च 2026 में कमीशन का प्लान कर रहे हैं, और 3 गीगावाट का सेल लाइन वहां से 6 महीने बाद Q3 ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम कमीशन कर लेंगे। जी, काफ़ी बेहतर। और ज्ञानेश जी, हमें ज़रा थोड़ा ये समझने में मदद कीजिए कि ये जो पूरी अभी टैरिफ की टेंशन है उसमें किस तरह की एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हैं आप लोग। भारत एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ में है, एंड आई थिंक द वे द कॉन्वर्सेशंस आर गोइंग, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारी जो गवर्नमेंट है वो बेस्ट सोल्यूशन निकाल लेंगे। जब तक ये सॉल्व होता है, हमने अपनी स्ट्रैटेजी में 2024 के बाद डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर काफ़ी फोकस किया, और उसके कारण हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट रेवेन्यू काफ़ी कम आ गई, वाइल डोमेस्टिक हैज़ टेकन सेंटर स्टेज। गोइंग फॉरवर्ड हम ये कोशिश रहेगी हमारी कि जल्दी से जल्दी हम इंटरनेशनल बिजनेस इन यूएस शुरू करें, और ये होगा आफ्टर द डस्ट सेटल्स ऑन दिस इंटायर इशू। चलिए, बड़ी अच्छी चर्चा रही, और शुक्रिया करेंगे आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपको, आपके कारोबार के लिए, आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, मैनेजमेंट से तो चर्चा हो गई, और अब फटाफट से आपके सवालों की तरफ हम लौटेंगे। हमारे साथ हरीश जी लगातार बने हुए हैं। रविंदर हमारे साथ पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं?
लगता है तकनीकी खामी है रविंदर का, हालांकि सवाल ज़रूर हमारे पास आया हुआ है। मझगांव डॉक पे राय जानना चाहते हैं। 3051 ये इनकी बाइंग प्राइस है, 500 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर झेल रहे हैं। आप देखिए 3051 की बाइंग से स्टॉक किस स्तर पे आ चुका है। आज भी हम देख रहे हैं 2% से ज़्यादा नीचे इस वक्त मझगांव डॉक का। बताइए हरीश जी, क्या करना चाहिए मझगांव डॉक में? 3051 बहुत ही ऊपरी स्तरों की खरीदारी, अच्छा खासा नुकसान। बिल्कुल, पहले चीज़ है कि हमको ये पता नहीं चला कि इनका इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो कितना टाइम पीरियड का है। तो लेकिन अगर टेक्निकली देखते हैं, देखिए बिल्कुल हमने डिफरेंस स्टॉक्स में तो कुछ दिनों में एक अच्छा करेक्शन देखने मिला है ऊपरी लेवल से। मुझे लग रहा है कि मस्डॉक की स्पेसिफिकली बात करते हैं, देखिए स्टॉक प्राइस जो है 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है ऊपर से, तो वही के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जोन है जो है 2650 से 2600 के बीच में है। तो मुझे लग रहा है जब तक इसके ऊपर टिका है, मुझे लग रहा है होल्ड रखना चाहिए इनको, अभी भी थोड़ा टाइम देना चाहिए स्टॉक को। मुझे ओवरऑल चार्ट अभी भी तेजी का ही है, लेकिन जो भी है करेक्टिव फेज है, तो होल्ड बने रहना चाहिए। एटलीस्ट स्टॉप, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करे 2600 का। मुझे लग रहा है उसके नीचे फिसलता है तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेडर तो एग्जिट कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मुझे लग रहा है कि इनको ये बना रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसका अभी भी ट्रेंड ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। तो लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि इसमें अच्छा खासा पैसा बन सकता है और भी चांसेस है। अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, 3050 के अराउंड एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलता है तो 3200 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बनेगा। तो ओवरऑल मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बिल्कुल बने रहने की राय दूंगा। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2600 का। बैठे आपको रुके रहने की सलाह यहाँ पर फिलहाल दी जा रही है। और राइट, शशिकांत जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं शशिकांत जी? मैडम मैं रांची से बोल रहा हूँ। बताइए कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। पेटीएम खरीदा है आपने? जी मैडम, पेटीएम खरीदा था 910 पे 100 से। ओके, शशिकांत जी कब तक इसमें रुकना चाहते हैं? 1 साल। 1 साल ना? 197 राइट? 190 नहीं 910। आप पेटीएम की बात कर रहे हैं ना? जी जी। चलिए ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करेंगे। और चलिए फिलहाल आप मुनाफे में तो दिखाई दे रहे हैं और भी आप रुकना चाहते हैं। हरीश जी, क्या रिकमेंडेशन होगी इनके लिए? बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल काउंटर, लिहाजा आप इनको प्रॉफिट बुक करके निकलने की सलाह देंगे? देखिए जिस तरीके से इन्वेस्टर की बात की है, इनका जो प्राइसिंग है एग्जैक्ट बराबर लेवल पे किया और अब ऑलरेडी उनके प्रॉफिट में है। तो मुझे लग रहा है कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की सोच है इनकी कैसे भी, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी तेजी दिख सकती है पेटीएम में। मुझे लग रहा है कि जो क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन थे वो ऑलरेडी निकल चुके हैं। 1050 के अराउंड था, वो लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है पेटीएम का स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और भी तेजी देखने मिल सकती है। और अगर चीज देखा है तो न्यू जनरेशन स्टॉक्स में अभी अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि इनको अभी भी बने रहना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। मुझे लग रहा है कि ऊपर के ओवर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए 1400 से 1500 के लेवल देखने मिल सकते हैं, तो बने रहना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। अगर जो भी मेजर सपोर्ट जोन जैसे देखा है तो 1100 के अराउंड है अभी सपोर्ट्स मेरे हिसाब से, तो पोजिशनल के बेसिस में इनको बने रहना चाहिए स्टॉक में। ये है पेटीएम पर आपको राय मिलती हुई एक विस्तृत नजरिया आपके सामने रखा गया हरीश जी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं आपके लिए ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑप्शंस के चैंपियन सेगमेंट में राजेश भोसले साहब एंजल वन से। राजेश जी गुड मॉर्निंग, और आपको गणपति उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज स्वदेश पूरी तरह से गणपति उत्सव, चूंकि कल छुट्टी है तो आज से ही उसके रंग में रंगा नजर आ रहा है। आपको, आपकी टीम को, आपके परिवार के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बताएं आज की ऑप्शन स्ट्रेटजी क्या है? राजेश जी आवाज मिल रही है आपको? राजेश जी आप तक आवाज पहुंच रही है? यस प्रशांत जी, जी 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 बताएं ऑप्शन स्ट्रेटजी आज की। जी प्रशांत जी, आज मार्केट काफी वॉलेटाइल है। ऐसे मार्केट में एक डिफेंसिव काउंटर के साथ जाना चाहूंगा। एफएमसीजी से एचयूएल काफी अच्छा लग रहा है, रिसेंटली स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिया है एंड हर डिप पे बाइंग हो रही है।
लास्ट 3 सत्र के प्राइस करेक्शन के बाद आज वापस प्राइस अपवर्ड मोमेंटम दिखाई दे रहा है। कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में राइजिंग 3 मेथड फॉर्मेशन बन रहा है, तो यहाँ पे एचयूएल पे व्यू पॉजिटिव बना। तो एचयूएल का 2700 का कॉल बाय करना है अराउंड सितंबर सीरीज का। ये अराउंड 43 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 25 के स्टॉप लॉस से बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 79। इसका जो लॉट साइज है 300 का है, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5400 का, एंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 10,800 के। तो ये है राय आपको मिलती हुई। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अहम रणनीति के लिए। एचयूएल आपको 2700 की कॉल खरीदनी है, 43 के प्रीमियम पर आपको मिलेगी। लक्ष्य 79 यानी 79 का और स्टॉप लॉस 25 रुपए का रखना है। अधिकतम मुनाफा 10,800 तक का, नुकसान 5,400 तक का नजर आ सकता है। और इसी के साथ आपको सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी लेकर आते हैं जो बताता है फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क बहुत है, सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और अपने वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद जरूर लें। चलिए, राकेश कुमार हमारे अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी नमस्कार, किस स्टॉक पे आपका सवाल है? मैं सर कोलकाता से बोल रहा हूँ। जी बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास एक साइड के 275 शेयर है 393 पे। 393 पे, ओके। चलिए, अच्छी बाइंग है, मतलब फिलहाल आप मुनाफे में हैं। कितना समय देना चाहते हैं राकेश जी? सर ये लॉन्ग टर्म के ही लिए थे सर। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक्साइड इंडस्ट्री 393 के लेवल पे इन्होंने लिया हुआ है। एक्साइड इंडस्ट्रीज को फिलहाल फायदे में है। हरीश जी क्या राय बन रही है आपकी? एक्साइड पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। अगर एक्साइड इंडस्ट्री के चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे थे कि लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेशन में स्टॉक प्राइस ऊपर लेवल से बिल्कुल एक स्टीप करेक्शन भी देखने मिल रहा था, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बॉटम फिनिशिंग बनते हुए नजर आ रहा है एक्साइड इंडस्ट्रीज। और स्टॉक प्राइस लास्ट कुछ दिनों से 200 मेजर जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर निकल चुका है और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग सस्टेन होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक थोड़ा मोमेंटम और स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है स्टॉक प्राइस में। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो 425 से 430 लेवल तक ऊपर की ओर बाउंस देखने मिल सकता है। अगर इनका लॉन्ग टर्म अगर सिनेरियो है तो मुझे लग रहा है कि अभी भी इसमें पोटेंशियल है ऊपर जाने का, लेकिन थोड़ा टाइम पीरियड ज्यादा लग सकता है कि अगर देखा जाए तो स्टॉक में थोड़ा बहुत ग्रेजुअल गेन्स देखने मिल रहा है, तो बने रहना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए ऊपर। मुझे लग रहा है कि 430 शॉर्ट टर्म के लिए देखने मिल सकते हैं। राइट, चलिए, तो यहाँ पर एक्साइड इंडस्ट्रीज पर आपने सलाह दी है, लेकिन इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार भी दर्शक जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे और उनके सवालों के लाइव जवाब देंगे। इस बीच आप भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं और अगर चाहें तो अपने सवाल यूट्यूब के जरिए भी अब तक पहुँचा सकते हैं। साथ फोन लाइन पर हैं फेडरल बैंक पर इनका सवाल है। पंकज जी नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसे हैं? जय श्री राम। जय श्री राम, बिल्कुल ठीक। बताइए कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैम मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ, हरियाणा। पूछिए। मेरा सवाल है मैम, फेडरल बैंक पे 208 के रेट पे लिए हैं 2000 शेयर। ओके। मेरे को कितना टाइम होल्ड करना पड़ेगा, कुछ प्रॉफिट आ जाए, बस ये पूछने के लिए लिया है। हाँ, काफी घाटे में भी आप चल रहे हैं। शॉर्ट टर्म मैं लॉन्ग टर्म के लिए लिया है वैसे। लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, ओके। हरीश क्या सलाह होगी? टाइम में देखिया जाए तो एक टेक्निकली एक डबल टॉप बनाया था 216 के आसपास, तो वहां से स्टॉक प्राइस करेक्टिव करेक्शन होते हुए फिलहाल प्राइस जो चल रहा है 192 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस एक क्रूशियल सपोर्ट के पास आ चुका है, जो मुझे लग रहा है कि 188 से लेकर 185 के रेंज में है। तो मुझे लग रहा है कि ये क्रूशियल सपोर्ट बन के रहेगा। अगर इसके नीचे भी चलता है तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है, तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 188 का। उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो मुझे लग रहा है कि इसमें से स्टॉक में से निकालना बेटर है। और दूसरे जो अच्छे स्टॉक से बैंकिंग सेक्टर में, तो उसमें इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा। मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी है और थोड़ा सीरियसनेस अभी मुझे लग रहा है कि 188 के नीचे वीकनेस ज़्यादा हो सकती है, तो मुझे उसी के हिसाब से स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 188 के नीचे क्लोजिंग देता है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा एग्जिट करने के लिए भी सोच सकते हैं स्टॉक पर। तो ये है राय आपको मिलती हुई। यूट्यूब से भी कुछ सवाल आए हैं। आशुतोष पांडे का सवाल लेते हैं। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन HCC पर राय जानना चाहते हैं हरीश जी, और इनकी जो खरीदारी का स्तर है वो 125 का है। 125 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, नुकसान में है और
यहां पर अच्छा खासा नुकसान झेलते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जो है वो इस नुकसान में क्या किया जाए, निकल जाना बेहतर होगा। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एचसीसी में अगर देखा तो बिल्कुल इनका लगातार एक अंडर परफॉर्म रह चुका है, कंसिस्टेंटली नीचे की ओर ही है स्टॉक प्राइस। मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा इतना बड़ा मूव अभी तक शॉर्ट टू मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में भी आते हुए नजर आएगा एचसीसी में, क्योंकि इनका जो खरीदारी का प्राइस है तो ज्यादा ऊपर है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें से स्टॉक में जो भी बाउंस मिलता है तो एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस जोन 130 के अराउंड ही है। तो 30 के आसपास जब भी मिलता है मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एग्जिट करें और दूसरे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो ये है राय आपको एचसीसी पर मिलती हुई। चलिए, इसी के साथ हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों को हम शामिल करेंगे और इसके साथ ही याद रखिए लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं YouTube और इसके अलावा ये सोशल मीडिया पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हरीश जी को शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी अपना समय देने के लिए और अपनी राय और मार्गदर्शन दर्शकों को देने के लिए। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। जी हाँ, स्वागत है आपका यो स्टॉक में। और चूंकि कविता गणपति के रंग हैं और स्वदेश के संग बप्पा के रंग हम लगातार सुबह से ही दिखा रहे हैं, तो जरा दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। और ये दो तस्वीरें अगर मुंबई की बात करें तो उनके लिए बड़ी विशेष हो जाती हैं, क्योंकि आप देखिए एक तरफ लाल बाग के राजा का अद्भुत दर्शन, दूसरा जीएसबी गणपति की पहली झलक। ये दो तस्वीरें मतलब कतारें खत्म नहीं होंगी कल से। और मुंबई से बाहर से लोग आते हैं सिर्फ इन दो विशेष पांडालों के दर्शन के लिए। लाल बाग के राजा की अगर हम बात करें तो इस बार विशेष है, जो तिरुपति बालाजी की थीम है उस थीम पे इस पंडाल को सजाया गया है। इसके अलावा जो मुकुट है वो बड़ा आकर्षण का केंद्र है। अब देखते हैं कि बाकी डिटेल्स तो आगे चलकर सामने आएंगी। पिछले बार जो है वो रिकॉर्ड टूटे थे, इस बार क्या होता है? दूसरी हर साल ही रिकॉर्ड टूटता है। और पता है खास बात यहाँ पर ये है, अब पहले दिन के बाद से तो बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर शुरू हो जाती है, लेकिन बप्पा के मुख दर्शन, उनके चरण दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। मुख दर्शन के लिए अलग, चरण दर्शन के लिए अलग। मतलब लालबाग के राजा का इतना ज्यादा महत्व है और वो जब जा रहे होते हैं, जब 11 दिन पूरे हो जाते हैं तो पूरी मुंबई में उनको घुमाया जाता है, पूरी मुंबई में उनके दर्शन किए जाते हैं और उसके बाद उनका विसर्जन होता है। और भक्तों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भावनात्मक मोमेंट भी होता है, क्योंकि इतने दिन बप्पा आपके साथ रहे, उनकी आपने सेवा की, आपने भक्ति की, तो जाते हुए जब उन्हें देखते हैं तो बहुत दुख मिलता है। लेकिन फिलहाल पल है बप्पा के आगमन का और पूरी मुंबई सराबोर हो चुकी है। बिल्कुल, और इस बार विशेष आयोजन है। आपको बता दें कि 36,000 पुलिसकर्मी जो हैं वो इस बार तैनात होने वाले हैं। इसके अलावा ड्रोन कैम टेक्नोलॉजी की मदद की जा रही है, ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। तो गणेश चतुर्थी पर खास कवरेज भी हम आपको दिखाने वाले हैं स्वदेश पर दिन भर। जी हां, आज स्वदेश पर आपको गणपति बप्पा के रंग नजर आएंगे। दोपहर 12:30 बजे शेयर विशेष करें श्री गणेश। इसके अलावा शाम 4 बजे विघ्नहर्ता स्ट्रेटजी, जी हां, पर्सनल फाइनेंस का स्पेशल शो आपके लिए हम लेकर आएंगे। यही नहीं, शाम 5 बजे पूरे मुंबई से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, रंग दिखाएंगे। आपको लाल बाग से लेकर मुंबई के हर कोने की तस्वीरें जानने को मिलेंगी। शाम 4 बजे हम लेकर आएंगे बप्पा के रंग स्वदेश के संग और गणपति गोल्ड और गुड लक। शाम 5:30 बजे कॉमोडिटी का हमारा स्पेशल शो। तो आज दिन भर स्वदेश से जुड़े रहिए। ईटी नाउ स्वदेश पर आपको बप्पा समृद्धि भी देंगे और आशीर्वाद भी देंगे। चलिए, हम उम्मीद यही करते हैं कि बप्पा का आशीर्वाद हम सभी के जीवन में बना रहे, हम सभी सुखी रहें और हमारे जीवन में समृद्धि जो है वो धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़े। फिलहाल बाजार का एक चेक ले लेते हैं। अगर निफ्टी को देखें तो जिस तरह से हम देख रहे थे अभी भी जो है वो 24,800 का जो स्तर है वो साफ तौर पर टूटता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में भी जो है
और वो इस वक्त आप देखिए कि लगभग दबाव उसी तरह का है। मतलब ये जो पूरी टैरिफ की टेंशन है और बाकी चीज़ें, और जैसे जैसे आने वाले वक्त में ये और ज़्यादा गहराएगी, मार्केट उस पर रिएक्ट करता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। चलिए, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और जाहिर सी बात है आज स्पेशल दिन, और खास तौर पे किस तरह से ये तस्वीरें तो मारुति सुजुकी की विटारा लॉन्च हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई, और अपने आप में ये एक विशेष मौका आप देख सकते हैं कि तमाम जो प्रतिनिधि हैं कंपनी के, वो कंपनी के कारोबार, टेक्नोलॉजी, बाकी चीजों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी देते हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही खासियत है कि वो आप देखेंगे चाहे स्टार्टअप से बात करते हो, जब सीए से बात करते हो, जब कंपनियों से बात करते हैं, तो किस तरह से दिलचस्पी लेते हैं, वो हर बात को जानना चाहते हैं। और यहां पर भी आप देखिए मारुति सुजुकी की ब्रांड ई विटारा की जो लॉन्चिंग हुई है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम शख्सियतों से, कंपनी के प्रतिनिधियों से बातचीत की, तमाम जानकारियां ली और हरी झंडी दिखाकर वो रवाना किया इस गाड़ी को, इसको लॉन्च किया। और चलिए, इन सब के बीच में हम मार्केट पर लौटते हैं, और मार्केट पर आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अक्षय भागवत जुड़ चुके हैं। अक्षय, बाजार के बारे में कहने के लिए फिलहाल तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही है कि जो है अहम सपोर्ट लेवल टूटता हुआ, अब यहाँ से बाजार को कैसे देखा जाए? जी गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। तो देखिए, आज थोड़ा सा प्रेशर जरूर है बाजार में। दो कारण है, एक तो शॉर्ट वीकेंड है, कल छुट्टी है, और दूसरा चीज जो यूएस इंडिया का टैरिफ स्ट्रक्चर है उसके चलते ओपनिंग ट्रेड्स में दबाव बना है। चार्ट पे रीड करें तो कहीं ना कहीं एक गैप अप ओपन हुआ था मंडे को, पिछले हफ्ते जो गैप फिल करने को आ रहा है 24,650 से 24,700, ये गैप अगर ये लेवल्स आते हैं तो गैप फिलअप हो जाएगा। रिवर्सल का अटेम्प्ट हुआ है बाजार में, और मेरा मानना है कि ये जो हल्का सा डाउन ट्रेंड हमने गए 3 दिन में देखा है वो कहीं ना कहीं 24,600 के आसपास संभल जाएगा, ये मेरा मानना है। तो ज्यादा कुछ बड़ी मंदी या रिवर्सल या डाउन ट्रेंड की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। 24,600 आपका सपोर्ट होगा, वहां से रिवर्सल के एक्सपेक्टेशन है, और वापस बाजार 25,100-200 तक छू जाएगा, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अक्षय, हमारे साथ एक लाइव दर्शक जुड़ गए हैं, इनका नाम आफ्ताब है। आफ्ताब, हाय, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग, मैं जम्मू से मैम बोल रहा हूँ। जम्मू से बोल रहे हैं, बताइए आफ्ताब जी, कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं आज? जी मैम, मैं होल्ड कर रहा हूँ मैकोटेक डेवलपर, 1410 पे मेरी खरीद है, 200 क्वान्टिटी है मैम। ठीक है आफ्ताब, कितना टाइम देना चाहते हैं आप इसमें? जब तक कि प्रॉफिट में आ जाऊँ मैम, क्योंकि अभी तो नुकसान बहुत चल रहा है। हाँ, आपने काफ़ी ऊंची भाव पर खरीदा है। चलिए ठीक है, एक पोजिशनल कॉल यहाँ पर पूछ लेते हैं अक्षय से। अक्षय, क्या रिकमेंड करेंगे? 1410 की देखिए इनकी बाइंग प्राइस है, क्या कहिएगा? जी देखिए, लोधा डेवलपर्स में 1410 जो है थोड़े उछले स्तर पे आपने, ऊपरी स्तर पे आपने बाय तो कर लिया है, बट लॉन्गर टर्म से होल्ड करेंगे आप कम से कम 1 ईयर प्लस, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। प्राइस स्ट्रक्चर लॉन्गर टर्म चार्ट्स में काफी मजबूत है। अगर आप चार्ट देखें तो मंथली चार्ट्स जो है मेरे हिसाब से करीबन 1.5-2 साल हो चुके हैं कि एक रेंज के दायरे में है। एक क्लैरिटी बन पा रही है कि 1100 ये स्टॉक का सपोर्ट है, इसको ब्रेक करता हुआ हमें नहीं लग पा रहा है, और लॉन्गर टर्म से आप होल्ड करके चले तो उम्मीद है कि जो 1500 का एक रेजिस्टेंस गए 1.5 साल में बना है वो ब्रीच कर जाएगा, और पोटेंशियल टारगेट्स आपके 1800 तक बन सकते हैं। थोड़ा लॉन्गर टर्म होल्डिंग का ये ट्रेड है, तो होल्ड करके चले लोधा डेवलपर्स, ये राय रहेगी। तो होल्ड करने की सलाह आपको यहां पर मिलती हुई मैक्रोटेक का लोढ़ा पे। चलिए, अनूप गुप्ता हमारे साथ फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अनूप, आप तक आवाज पहुंच रही है? अनूप, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? लगता है कुछ तकनीकी खामी है, लेकिन सवाल अनूप ने अपना भेजा हुआ है। पीरामल फार्मा पे राय जानना चाहते हैं अक्षय। 200 रुपए इनकी बाइंग है, और इसके अलावा
इनकी जो एक और स्टॉक है उस पर भी चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उनसे जुड़ना होगा। लेकिन पीरामल फार्मा का तो सवाल हमारे पास आया हुआ है, 200 रुपए की बाइंग है, बताइए क्या करना चाहिए, यहाँ पर नुकसान झेल रहे हैं। जी, पिरामल फार्मा में अगर आप ओवरऑल देखें प्राइस स्ट्रक्चर तो कहीं ना कहीं प्राइस एक रेंज के दायरे में सीमित है। कई 4 महीने से हल्का सा डाउन ट्रेंड बन पा रहा है स्टॉक में, पर एक 180 का जो लेवल है काफी मजबूत सपोर्ट है। लॉन्गर टर्म से होल्ड करके चले, लॉन्गर टर्म ट्रेंड अभी भी काफी मजबूत है, और जिस तरीके का प्राइस सेटअप है मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 170 180 इस रेंज जो सपोर्ट रेंज है वहां से दोबारा आपको एक उछाल स्टॉक में देखने को मिल सकता है, जिसके चलते शायद 270 280 ये पोटेंशियल टारगेट एरिया इस स्टॉक के बन सकते हैं। 1 ईयर प्लस का मिनिमम टाइम होराइजन आपको देख के चलना है इसमें, और पॉजिटिव व्यू के साथ बने रहना है। लाइव दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ टाटा स्टील पर सवाल पूछना चाहते हैं। इनका नाम है प्रमोद। प्रमोद हाय, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग मैम, मैं उन्नाव से बोल रहा हूँ, यूपी से। बताइए कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं? टाटा स्टील में कितने में खरीदारी कर रखी है? 167 में। 167। प्रमोद जी। अब आप क्या इरादा है आपका? मैं हार्डली 3 मंथ वेट आउट करना चाहता हूँ। आपने ऐसे टाइम पे लिया है जहाँ पर ये पूरा क्षेत्र काफ़ी वॉलेटाइल है और आगे भी काफ़ी अनिश्चितता है यहाँ पर। चलिए अब और कितना समय देना चाहते हैं ये बताइए। 3 to 6 मंथ। 3 से 6 महीने। ठीक है। अक्षय क्या कहेंगे, 3 से 6 महीना काफ़ी पर्याप्त होगा? अगर बहुत मुनाफा नहीं तो कम से कम इनके बाइंग प्राइस के आसपास अगर लेवल्स आते हैं तो निकलने की सलाह आप देंगे, कंसिडरिंग यहाँ पे ट्रिगर्स काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हैं? अक्षय तो प्राइस स्ट्रक्चर आप देखें तो लॉन्गर टर्म में आप होल्ड करके चले तो मेरे हिसाब से आप मुनाफे में चल सकते हैं। 3 महीने का समय थोड़ा सा कम लग पा रहा है, क्योंकि गए 3 महीने का प्राइस स्ट्रक्चर देखे तो काफी रेंज बाउंड रहा है। टाटा स्टील 150 से 170 इसी रेंज के दायरे में सीमित रहा है। तो जो है डायरेक्शन थोड़ा शॉर्ट टर्म या 3 महीने अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा सा अनक्लियर है। मेरे हिसाब से 6 महीने से 1 साल का अगर आप वक्त देंगे इसमें तो आपको 180 जो इसका ऑल टाइम हाई है ये ब्रेक करता हुआ दिखेगा स्टॉक। तो थोड़ा सा समय और दे। स्टॉप लॉस अगर आपको इस ट्रेड में कम समय के लगाना है तो 140 का होगा, और ओवरऑल 180 तक मेरा टारगेट का प्रोजेक्शन है टाटा स्टील में। चलिए, तो ये है राय टाटा स्टील पर आपको मिलती हुई। प्रियंका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। प्रियंका गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रही हैं? गुड मॉर्निंग, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ। जी प्रियंका, बताएं किस स्टॉक पे आपका सवाल है? स्पंदन स्फूर्ति के आई हैव 50 शेयर्स एंड माय बाइंग प्राइस इज 996। ओके ओके ओके। आप नजरिया बता सकती हैं, कितना समय देना चाहती हैं? मतलब आई कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, बट अभी ये स्टॉक काफी नीचे है, तो मुझे पता करना चाहिए लाइक क्या करना है इसमें, और बाय करना चाहिए या अभी इसी को होल्ड करना चाहिए? चलिए ठीक है। अक्षय, स्पंदना स्फूर्ति 996 की इनकी खरीदारी है, काफ़ी ऊपरी स्तरों पर इन्होंने खरीदारी की हुई है और लगातार जो है वो नुकसान में है। हमें बताइए क्या सलाह होगी? लॉन्ग टर्म है और पूछ रही हैं कि क्या यहाँ से कुछ एवरेज किया जा सकता है? जी देखिए, ऑनेस्टली चार्ट स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है। जब से आपने देखा है स्टॉक में 2-3 बार रिकवरी के अटेम्प्ट्स हुए पर हर रिकवरी इसमें फेलियर हुआ है, और काफी ऊपरी स्तर पे आपने लिया 900 और करंट मार्केट 250 के आसपास है। तो रिकवरी के मुझे तो कोई संकेत दिख नहीं पा रहे। गए 5 महीने में स्टॉक रेंज बाउंड है, एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड है, और प्राइस स्ट्रक्चर के चलते फिलहाल जो मुझे प्राइस वॉल्यूम एक्शन से डेटा बन पा रहा है अभी भी और नेगेटिव शायद आने वाले दिनों में स्टॉक बनता हुआ दिख पा रहा है। तो बेटर रहेगा अगर आप इसमें एग्जिट सोचे और दूसरा कोई स्टॉक में आप चुने जहां पे आपको मोमेंटम मिले, या आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो रिटर्न्स का आप टारगेट कर रहे हो आपको जल्द बने। आप जवाब भी दे दीजिए, कौन सा स्टॉक का यहां से एग्जिट करके उनको बेहतर रहेगा? जी, अगर आप अशोक लेलैंड को देखें जो 130 का प्राइस करीबन इसका चल रहा है, तो ऑटो में ये स्टॉक पे मैं काफ़ी बुलिश हूँ। इसमें अगर आप प्राइस स्ट्रक्चर देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव टेक्निकल ट्रेंड चलता हुआ बन रहा है। साल भर के ऊपर आप इसको होल्ड करके चले तो मैं करीबन 175 तक इसका टारगेट पोटेंशियल मान के चल रहा हूँ। टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक। फंडामेंटली एक बार आप अपने एडवाइजर से पूछ सकते हैं, बट 175 का पोटेंशियल टारगेट एरिया के लिए अशोक लेलैंड बाय कर सकते हैं।
तो आपको सलाह दे दी गई, स्पंदना स्फूर्ति से एग्जिट करने की सलाह आपको मिलती हुई। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं आपके और भी सवालों के साथ। रहे हैं योर स्टॉक और अब हमारे साथ लाइव कॉलर अरुण वालिया साहब फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार, क्या हालचाल? अरुण जी। हेलो जी अरुण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। बताइए सर, CDSL खरीदा है 1450 पे? हाँ जी 1450 पे खरीदा है मैंने, और अब उसका जो अभी प्राइस गिर रहा है, तो क्या मैं और एक्यूमुलेट कर सकता हूँ? आपको और एक्यूमुलेट करके कितना समय देना होगा? 3 साल? हाँ जी हाँ। चलिए ठीक है, फिलहाल तो आप प्रॉफिट में है। और अक्षय 1450 है, पर और एक्यूमुलेट करने की रिकमेंडेशन क्या आप देंगे, और अगर देंगे तो किन लेवल्स पर आप इनको इनिशिएट करने की सलाह देंगे? जी तो CDSL एक लॉन्ग टर्म कैंडिडेट है जो मैं देख पा रहा हूँ प्राइस चार्ट में। तो फिलहाल जिस तरीके का पैटर्न बन पा रहा है 1800 का रेजिस्टेंस है, 1300 का सपोर्ट है, और ये जो दौर है स्टॉक में शायद और 1.5-2 साल तक चलता रह सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 साल इसी रेंज के दायरे में स्टॉक फंसा हुआ है। तो टेक्निकली अगले 1.5 साल में एक रेंज बाउंड ट्रेड्स होने की एक्सपेक्टेशन है, जहां पे 1300 से उछलेगा और 1800 पे अटकेगा। तो ये उसका एक टेक्निकल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो होल्ड करके चले, समय देके चलना है आपको। इसमें एवरेजिंग के लिए ओपन है, तो आपका लेवल्स बनेगा एग्जैक्टली 1300 से 1350 का जोन। पर लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली मेरा मानना है कि स्टॉक 1800 का ब्रेकआउट करके आपको 2200 तक टारगेट बना के देगा। चलिए 2200 के तक के टारगेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लिहाजा आपको रुकने की सलाह दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और समीर साहब का सवाल लेते हैं। समीर जी। जी मैडम। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। बताइए, BSE खरीदा है? जी मैडम, मैंने BSE खरीदा 2350 के भाव में। 42 शेयर है मेरे पास। तो अभी कंडीशन उसकी क्या करना चाहिए? एक सेकंड, 2350 के 3250? 2350। 2350 2350। अच्छा, अरे सर गजब गड़बड़ कर दी है। जी जी। कब तक रुकना चाहते हैं? मैडम 6 महीने। 6 महीने का समय और देना है आपको। चलिए ठीक है, ओके। 2350 की इनकी बाइंग प्राइस है, क्या कहेंगे अक्षय? और 6 महीने का समय और भी इनको देना है। एक स्टॉप लॉस रेकमेंड कर दीजिएगा अगर कुछ नियर टर्म आपको लगता है कि बाउंस में निकलने की रणनीति इनको सुझाई जा सके। जी देखिए, शॉर्ट टर्म में टेक्निकल पैटर्न्स नेगेटिव है BSE के। अगर आप रिसेंट लास्ट 2 दिन का प्राइस एक्शन देखें तो 2400 का जो एक सपोर्ट जोन था, जो काफी मेरे हिसाब से 1.5 महीने से होल्ड ऑन कर रहा था, वो सपोर्ट ब्रीच कर रहा है। उसके चलते जो है नेक्स्ट ट्रिगर डाउनसाइड का बन चुका है, जहां पे स्टॉक 2000 तक चल सकता है। BSE में शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 न्यूज जो नेगेटिव चल रहा है कि एक तो इसका वीकली एक्सपायरीज आपको सितंबर से गुरुवार को होते हुए दिखेंगे। वो एक स्लाइड नेगेटिव बन रहा है, क्योंकि ट्यूसडे एक्सपायरी काफी पॉपुलर हो रहा था बाजार में, जो NSE जहां पे आपको एक्सपायरीज बनता हुआ दिखेगा। और दूसरा एक चीज है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है सेबी FNO के एक्शन पे जो वीकली एक्सपायरीज है, वहां पे कंसल्टेशन पेपर निकल रहे। अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि एग्जैक्टली टेन्योर इंक्रीज होगा तो कब तक होगा, बट जो भी है थोड़ा सा वहां पे एक अनक्लैरिटी होने के चलते स्ट्रीट में एक्सचेंज को बिजनेस में थोड़ा सा ये फर्क पड़ सकता है आने वाले दिनों में। उसके चलते ये दबाव आपको ब्रोकिंग स्टॉक्स में बनता हुआ दिख रहा है और एक्सचेंज स्टॉक्स में बनता हुआ दिख रहा है। तो 2000 तक डाउनसाइड की एक्सपेक्टेशन है BSE में। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो एग्जिट की राय रहेगी, लॉन्गर टर्म में सिचुएशन अलग होगा, बट फिलहाल 2000 तक तो डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है BSE में। चलिए, एग्जिट की सलाह फिलहाल बहुत स्ट्रक्चर वाइज, चार्ट वाइज हम स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं देख रहे हैं, लिहाजा ये रणनीति। आगे बढ़ते हैं, सचिन शर्मा साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। नमस्कार। ऑलराइट, मेरे ख्याल से फोन लाइन कट गई है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन PG इलेक्ट्रोप्लास्ट का शेयर खरीदा हुआ है, बाइंग प्राइस इनकी 490 ये बता रहे हैं, लगभग 500 की क्वांटिटी है, फिलहाल प्रॉफिट में भी है। बताइएगा, फ़ोन लाइन पर नहीं है तो नज़रिया मुझे नहीं पता इनका, अगर जुड़ जाए तो पूछ लेंगे अक्षय जी। लेकिन बताइएगा अब और कितना समय आप रेकमेंड करेंगे इनको रुकना चाहिए?
देखिए शॉर्ट टर्म में मोमेंटम काफी नेगेटिव है क्योंकि पिछले 4 हफ्ते में एक्शन देखे तो बहुत ही एक बड़ा प्राइस ब्रेकडाउन टेक्निकल प्राइस पैटर्न 700 के ब्रीच पे हुआ था। उसके बाद प्राइस वॉल्यूम्स में एक बहुत बड़ी गिरावट आप देखेंगे, स्टॉक में काफी बड़ा डेंट पड़ा था वहां पे और 500 पे थोड़ा संभला है स्टॉक। तो वी शेप्ड रिकवरी की आप उम्मीद जल्द ना करें, थोड़ा सा जो समय लग जाएगा 2-3 हफ्ते शायद 500 का बेस रिकन्फर्म करने में। शॉर्ट टर्म में कोई मोमेंटम बाय ट्रिगर नहीं बन पा रहा है तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, आप अच्छे मुनाफे में है। एक बार आप मुनाफा इसमें बांध लीजिए और अगर आपको डिप में 450 के या 400 के रेंज में मिलता है तो दोबारा एक बार बाय करने के लिए आप पीजी इलेक्ट्रो प्लस में सोचे, बट एक बार फिलहाल बुक करके बाय ऑन डिप्स वाली रणनीति बनाइए। ऑलराइट, यूट्यूब से शंकर ठाकुर का हम सवाल लेंगे। एक्सिस बैंक पर इनका सवाल है और लॉन्ग टर्म व्यू है इनका। इन्होंने 136 क्वांटिटी बाय कर रखी है एट 1160 और इसमें अब ये और भी रुकना चाहते हैं। 1059 के आसपास का भाव फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है। 13,650 के आसपास के घाटे में फिलहाल ये बैठे तो हैं, लेकिन और तो रुका जा सकता है, क्या व्यू? जी, लॉन्गर टर्म में सिचुएशन अलग होगा मेरे हिसाब से। लॉन्गर टर्म के लिए मेरे हिसाब से डिफरेंट सिनेरियो है। फिलहाल नेगेटिव डाउन ट्रेंड में है, प्राइस वॉल्यूम एक्शन टेक्निकल प्राइस पैटर्न पे तो संकेत दे रहा है कि शायद 950 या 900 के रेंज तक आने वाले दिनों में दिख सकता है। वहां पे एक बहुत ही भारी या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां से स्टॉक में कुछ उछाल आने की उम्मीद कर रहा हूं, बट टेक्निकली स्टॉक एक बहुत बड़े रेंज में सीमित होने के संकेत दिख पा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म चलने के लिए बहुत समय लग जाएगा। शॉर्ट टर्म में 950 का डाउनसाइड एक्सपेक्टेशन है, उसकी वहां पे आप एवरेज करने की सोचें। ओके, चलिए इसी के साथ हमारा आज का योर स्टॉक में समय समाप्त हुआ। अक्षय, आपने हमें समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए, धन्यवाद आपका। कोई डिस्क्लेमर्स देना चाहेंगे? डिस्क्लेमर्स है, जो स्टॉक्स आज शो पे डिस्कस करा है मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स है नहीं उनमें। हमारे क्लाइंटों को हमने शायद इन स्टॉक्स में रिकमेंडेशन दिया होगा। शुक्रिया अक्षय जुड़ने के लिए आज। और योर स्टॉक में आज मुझे भी इजाज़त दे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार हम लेकर आएंगे कमोडिटी बाजार का हाल मुनाफे की मंडी में। और आज पूरा दिन गणेश चतुर्थी के खास मौके पे हमारे पास खास प्रोग्रामिंग है आपके लिए। ज़रूर हमारे साथ बने रहिए और इतने अनिश्चितता के माहौल में आपकी निवेश की रणनीति कैसे सही हो, सधी हुई हो, बप्पा का आशीर्वाद आपके पोर्टफोलियो को मिले, इसलिए आपको देखते रहना है ET Now स्वदेश। नमस्कार।